morning to all. I am Megha. Today I give the presentation on the topic of Indian Education Commission 1964 to 1966. आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोठारी कमीशन के अंदर मैंने इसके परिचय, आयोग की नियुक्ति, आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, भारतीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ, भारतीय शिक्षा पर प्रभाव के बारे में प्रकाश डाला है। आइए हम सबसे पहले इस आयोग के बारे में जानते हैं। ये आयोग था क्या? भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग का अपना ही महत्व है। इस आयोग की नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि इससे पहले जितने भी आयोग स्थापित किए गए वह शिक्षा के विशेष क्षेत्र तक ही सीमित थे। परिणामतः शिक्षा के कई पक्षों पर विचार करना शेष था, इसलिए इसको अस्तित्व में लाया गया। अब इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिए भी इस आयोग की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में गणनात्मक रूप से उन्नति हुई, परंतु गुणात्मक रूप से विचार नहीं हो पाया, इसलिए इसकी स्थापना हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान का विस्फोट हुआ। इस ज्ञान को शिक्षा में शामिल करने के लिए भी इस आयोग की नियुक्ति हुई। इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दो आयोग कौन कौन से थे, वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पक्षों पर विस्तारपूर्वक कार्य किया था, लेकिन फिर भी उनमें सुधार करना बाकी रह गया था। उस सुधार को खंडित करने के लिए भी इस आयोग की नियुक्ति की गई। अब हम इस आयोग की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि इस आयोग की नियुक्ति कब और कैसे की गई। भारतीय सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति 14 जुलाई 1964 को की गई, जिससे शिक्षा के विकास और सुधार को बल मिल सके। अब इस आयोग की नियुक्ति किसने की गई? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो कि उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, उसको इस आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इस आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे, जिनमें से 9 भारतीय थे और 5 हमारे विदेशी थे। डॉक्टर श्री JP नायक जो हैं, उनको इस आयोग का क्या अध्यक्ष चुना गया था, सचिव बनाया गया था, मुख्य सचिव बनाया गया था। अब हम इस आयोग के उद्घाटन के बारे में बात करते हैं। आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। देश के राष्ट्रपति उस टाइम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने इस अवसर पर एक भाषण दिया था। आयोग की रिपोर्ट क्या बताती है? आयोग की रिपोर्ट यह बताती है कि आयोग ने इस कार्य के लिए 12 कार्यबल और 7 कार्य समूह तैयार किए। उन्होंने लगभग 9000 स्त्री पुरुष जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे, जैसे किस क्षेत्र से संबंधित थे, जैसे शिक्षा शास्त्री, वैज्ञानिक, उद्योगपति आदि, उनके साथ व्यक्तिगत मुलाकात की और उनके विचार जानने के प्रयास किए। इन सभी को आधार बनाकर आयोग ने अपने 1600 पृष्ठों की विशेष रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट को उन्होंने 29 जून 1966 को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास नामक एक शीर्षक है, उसमें इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और उसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपा गया। अब हम बात करते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार ये आयोग है, उस पर शिक्षा के उद्देश्य क्या किया गया, किस लिए इस आयोग को लेके आया गया, उसमें शिक्षा का क्या महत्व रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा का प्रसार करने के लिए देश के संसाधनों को एकत्र करके उसे उत्पादक कार्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विज्ञान के महत्व को स्वीकारते हुए सिफारिश की कि विज्ञान के विषय को विद्यालयों की शिक्षा का अभिन्न अंग बनना चाहिए। आयोग का विचार था कि वह समाज में वर्ग भेद, जाति प्रथा जैसी बुराइयों को समाप्त करके समानता आधारित और संगठित समाज के अस्तित्व को प्रोत्साहित करे। इसके साथ साथ आयोग के अनुसार हम इस बात की भी सिफारिश करते कि जो कार्य अनुभव है उसको हर शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, उसे एक अंग के रूप में आरंभ किया जाना चाहिए। साथ साथ शिक्षा का राष्ट्रीय और सामाजिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम बात करते हैं कि आयोग का विचार था कि इस समय जो भारत की जो स्थिति है वो भारत की स्थिति को शिक्षा प्रणाली का उत्तरदायित्व बनाना चाहिए, यानी कि समाज में कोई भी किसी भी प्रकार का वर्ग भेद, जाति ऐसी सभी बुराइयों को क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। उसके साथ साथ समाज का जो है आधुनिकीकरण करना चाहिए, उसको प्रभावशाली बनाना चाहिए।
उच्चतम तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, नई नई तकनीक लेके आनी चाहिए, अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए, समाज के अंदर जितने भी नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ साथ भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नागरिकता और सामान्य शिक्षा के कोर्स को हिस्सा बनाकर विद्यालय और महाविद्यालयों की प्रथम डिग्री में शामिल किया जाना चाहिए। और जो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा की विशेष भूमिका होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र को विशेष तत्व बनाना चाहिए। उसके बाद हम इस आयोग की संस्तुतियों के बारे में बात करते हैं, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ भारतीय शिक्षा के इतिहास में विशेष स्थान रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शिक्षा सीढ़ी और शैक्षिक संरचना। भारतीय शिक्षा आयोग ने शैक्षिक ढांचे का पुनर्गठन किया, जिसको शिक्षा सीढ़ी भी कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर यह बताया गया है कि यानी कि शिक्षा आरंभ करने से पहले बच्चों को 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। उसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए जो उन्होंने समय अवधि रखी वो 7 वर्ष रखी, यानी कि 4 वर्ष की तो निम्न प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ निम्न माध्यमिक शिक्षा के बाद निम्न माध्यमिक शिक्षा की उन्होंने 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षण कार्यक्रम का अंग बनाना चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा में 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। प्रथम डिग्री के लिए जो समय उन्होंने रखा वो कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। उसके साथ साथ आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रवेश के समय जो बच्चे की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, वो 6 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने विद्यालय का पाठ्यक्रम के बारे में बात की कि यानी कि जो विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए। विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसमें जो भाषा है वो एक मातृभाषा जरूर होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, गणित जैसा विषय उसमें शामिल किया जाना चाहिए, कार्य, अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग का सुझाव था कि विद्यालय में इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम को बनाए और उसको प्रयोगात्मक ढंग से लागू किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने त्रिभाषा सूत्र को सिद्धांत बनाकर उसको सुधारना चाहा, यानी कि उसमें हिंदी राष्ट्रीय भाषा का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान भी होना चाहिए, निम्न माध्यमिक स्तर पर भी भाषा का ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है जो शिक्षक है वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। उसके आयोग के अनुसार जो शैक्षिक संस्था है उनका जो वातावरण है वो उत्तेजक होना चाहिए, यानी कि बच्चों का पढ़ने में मन लगना चाहिए। शिक्षकों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि शिक्षकों की स्थिति को भी सुधारने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि समय समय पर कार्यक्रम किए जाने चाहिए ताकि शिक्षकों की जो ज्ञान है उनकी उसमें भी बढ़ोतरी की जा सके। इसके साथ साथ जो शिक्षकों का जो पारिश्रमिक है उसमें भी, यानी कि वेतन है या पारिश्रमिक उसमें भी वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि जिन शिक्षकों ने माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष का व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है उनका तो ग्रेड 250 से 300 रुपये होना चाहिए। जिन स्नातक शिक्षकों ने 1 वर्ष का व्यावसायिक कोर्स किया उनका ग्रेड 300 से 500 रुपये होना चाहिए। और जो शिक्षक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा हो और स्नातकोत्तर की योग्यता रखता है उसका जो ग्रेड है वो 300 से 600 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम इस आयोग ने शिक्षण की कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया है। शिक्षण विधियाँ, यानी कि जो शिक्षण विधिया वो गतिशील होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। यानी कि लचीली का मतलब यानी कि उसमें भी हम कभी भी हम समय को देखते हुए उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आयोग ने सुझाव दिया है कि विद्यालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सहायक साधनों की सूची को तैयार किया जाना चाहिए। आयोग का सुझाव था कि शिक्षण में नवीन तकनीक का प्रयोग करके उसको प्रभावशाली बनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। उसके साथ साथ शिक्षकों को तुरंत विकास कार्यक्रम कराकर उनको प्रशिक्षण दिलाना चाहिए कि यानी कि वो साधन उपलब्ध साधनों के अनुसार वो अपने कार्यों को किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कक्षाओं के आकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एक कक्षा में कितने बच्चे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। तो आयोग ने सुझाव दिया था कि निम्न प्राथमिक विद्यालयों में 50,
उच्च प्राथमिक और निम्न माध्यमिक विद्यालय में 45, जबकि उच्च माध्यमिक कक्षा में 40 विद्यार्थी से अधिक विद्यार्थी न हों। इसके अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया कि मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया कि आंतरिक आंकलन के द्वारा विद्यार्थियों को सभी पक्षों पर व्यापक ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ आयोग का मानना था कि मूल्यांकन के इस पक्ष को आधार बनाकर कुछ विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर स्वयं परीक्षा लेने का भी अधिकार होना चाहिए और बोर्ड परीक्षाओं के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ आयोग ने सुझाव दिया कि लिखित परीक्षा में सुधार करके उसे विद्यार्थियों के अनुरूप लाभदायक बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया कि मूल्यांकन जो है वो सतत प्रक्रिया है, यानी कि इसे हमेशा करते रहना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए बीच में। इसके अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया कि जो पेपर चेकिंग है, यानी कि जो उत्तर पुस्तिका है वो जांचने के पश्चात पारिश्रमिक दिया जाने वाला जो पारिश्रमिक है वो बंद किया जाना चाहिए, यानी कि जो प्रत्येक वर्ष एक शिक्षक को 500 से अधिक उत्तर पुस्तिका जांचने को नहीं देनी चाहिए, यानी कि उत्तर पुस्तिका जांचने की एक लिमिट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया कि छात्रों के कल्याण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। छात्रों के कल्याण के लिए आयोग ने व्यापक स्तर पर बहुत सारे कदम उठाए हैं। उन्होंने उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए। आयोग ने साथ साथ माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय में चलाए जाने वाले मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा का विस्तार किया जाना चाहिए, यानी कि जो छात्र हैं उनको समय समय पर मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वो अपने रास्ते से भटके ना। इसके अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर उत्तम और निश्चित संख्या में छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को इधर उधर भागना ना पड़े। उन्हें अगर वो घर से दूर रह रहे हैं तो उन्हें बाहर पेइंग गेस्ट में होटल वगैरह ना लेके रहना पड़े। इसकी व्यवस्था स्कूल में ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया था कि विद्यार्थियों को संघ बनाने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि यूनियन, यानी कि एक यूनिटी होनी चाहिए बच्चों के अंदर, क्योंकि अगर यूनिटी होगी तो हम वो कोई भी काम किसी से भी आसानी से करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया कि प्रशासन को निरीक्षण से अलग रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसका कार्य शिक्षा मंत्रालय को विद्यालयों के मुद्दों से संबंधित परामर्श देना हो। इसके अतिरिक्त आयोग ने मार्गदर्शन और परामर्श के संबंध में भी सुझाव दिए हैं, यानी कि आयोग ने सुझाव दिया कि मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाओं को शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भी इसका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, माध्यमिक विद्यालयों में भी इसका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण कोर्स के दौरान मार्गदर्शन एवं परामर्श के बुनियादी सिद्धांत के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके आगे हम यह बात करेंगे कि इस आयोग का भारतीय शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि भारतीय शिक्षा के लिए यह आयोग कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने नवंबर 1974 में एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि शिक्षा का जो नवीन ढांचा वो किस प्रकार का होना चाहिए। पहले 10वीं, फिर 12वीं और उसके बाद ग्रेजुएशन, यानी कि 10+2+3 को आरंभ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को शिक्षा के वेतन में वृद्धि करके उनके स्तर में सुधार लाने चाहिए। सरकार ने सिफारिश की गई उनका जो वेतन का जो स्केल है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, उसमें कमी नहीं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी सिफारिश की थी, यानी कि जो समाज सेवा उसको शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को समाज के बारे में भी पता लग सके। इसके अतिरिक्त आयोग ने सिफारिश की थी कि जो विज्ञान का जो विषय है उसको शिक्षा के अंदर जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि हर स्तर पर बच्चों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए ताकि इस विज्ञान में बढ़ोतरी की जा सके। इसके अतिरिक्त आयोग ने समाज में निरक्षरता के जड़ को समाप्त करने के लिए वयस्क शिक्षा आंदोलन आरंभ किए जाने की सिफारिश की, यानी कि समाज के अंदर जो अनपढ़ता है, यानी कि जो निरक्षरता उसको जड़ से मिटाया जा सके।
इसके लिए उन्होंने विशेष कदम उठाए थे। इसके अतिरिक्त आयोग ने सिफारिश की गई कि जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त आयोग ने स्त्री शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि स्त्रियों को स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया है। सरकार ने उनके लिए अलग से विद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना की गई तथा उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा के प्रसार के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त आयोग ने त्रिभाषीय सूत्र का फॉर्मूला प्रस्तुत किया, यानी कि जिसको सरकार ने बिना शर्त के स्वीकार किया। इस प्रकार मातृभाषा भी होनी चाहिए, उसमें क्षेत्रीय भाषा भी होनी चाहिए और राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ जितनी भी भाषा ज़रूरी है उन सबका विकास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने सिफारिश की कि सरकार ने विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में समान अवसर के नियम को लागू करना चाहिए, यानी कि शिक्षा के समान अवसर दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए भी सिफारिश की गई थी, यानी कि दाखिला योग्यता और मेरिट, जो दाखिला वो योग्यता और मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने विभिन्न स्तरों पर पत्राचार कोर्स को आरंभ करने की भी सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों में भी सुधार किया जा सके, यह भी सिफारिश की गई थी। आयोग की सिफारिशों ने भारतीय शिक्षा नीति को एक नई दिशा दिखाई। जब 1986 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ तब इस रिपोर्ट नीति को आधार बनाया गया। अतः हम यह कह सकते हैं कि इन सब नीतियों के अनुसार आयोग की सिफारिशों के कारण भारतीय शिक्षा के जो उद्देश्य है उसको एक आधुनिकता पर आधारित आगे लेके जाया जा सकता है। उपरोक्त ये जितनी भी विशेषता हैं उनको भारतीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों की महानता का स्वयं प्रमाण प्रस्तुत करती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग की जो रिपोर्ट है वो भारतीय शिक्षा से बाहर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ शेष रह ही जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का भारतीय शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। थैंक यू।